पतंजलि के सीईओ संजीव अस्थाना जी हमारे साथ हैं। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए। नंबर्स काफ़ी इम्प्रेसिव दिख रहे हैं। करीब 36-37% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है और 18-19% की ग्रोथ एबिटा लेवल पे भी है। अलग अलग सेगमेंट में भी बेहतर प्रदर्शन होते हुए दिख रहा है और ये जानना ज़रूरी होगा कि मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी नज़र से सबसे पहले तो आप मुझे नतीजे ब्रीफली एक्सप्लेन करें, कैसे रहा क्वार्टर आपका? तो क्वार्टर को आप तीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला चीज तो रेवेन्यू में कंटिन्यूड एनहांसमेंट है। वॉल्यूम्स पे हमारा अक्रॉस द बोर्ड सब जगह वॉल्यूम बढ़े हैं। जैसे एडिबल ऑयल में 4% बढ़ा है हमारा। न्यूट्रास्यूटिकल तो चलिए वो बेस छोटा था लेकिन 3 गुना बढ़ गया है। बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी में करीब 30% से ज़्यादा का ग्रोथ है। टीएसपी न्यूट्रेला में हमारा 15% से ज़्यादा ग्रोथ है। और इस क्वार्टर से नीरज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जुलाई से हम लोगों ने फूड्स बिजनेस का कंप्लीट इंटीग्रेशन कर लिया है। तो जो पतंजलि आयुर्वेद में था वो पतंजलि फूड्स का पार्ट बन गया है। तो इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स नियरली 1,000 करोड़ का एक एडिशन होगा रेवेन्यू के साइड में। सो एक तो ये तो रेवेन्यू और वॉल्यूम्स का ग्रोथ हुआ। दूसरा पार्ट मार्जिन प्रोफाइल में कंटिन्यूस हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे अगेन आई वुड से कि अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। और लेकिन कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर जो थोड़ी सी आपको घटता हुआ दिख रहा है, उसके दो मुख्य कारण हैं कि हम लोग को करीब एक 15 से 25 दिन के बीच में मार्केट्स का एकदम से सडन फॉल हुआ और 18 से 25% का फॉल हुआ। उसके कई कारण थे, लेकिन जैसे रेगुलेटरी एक्शंस जो थे उसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका हुआ कि इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बैन कर रखा था, उसको सडनली हटा दिया उसको। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा था उसमें थोड़ा सा एक प्रकार से सॉफ्टनिंग हुई। भारत सरकार का एक रुख बना हुआ था कि इन्फ्लेशन टारगेट, और सही भी था, उसको कम करना है। तो काफी सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट हुए जिससे भाव का एकदम से तेजी से भाव गिरे। उससे सभी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ और उसके कारण थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर आया। और दूसरा मुख्यतः कारण ये था कि ऑलमोस्ट 2 महीने जो हाई प्राइसेस थे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे, तो हमारे जो एफएमसीजी के बिजनेस है जो कि कोर रॉ मटेरियल में जैसे वीट लेते हैं, एडिबल ऑयल्स लेते हैं एज अ कंज्यूमर, उनको भी यूज करना पड़ता है, जो उसमें उनसे सब अक्रॉस द बोर्ड उसमें हाइट था। पैकिंग मटेरियल में बहुत तेजी से इन्फ्लेशन चल रहा था, जिसके कारण थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर हुआ। और वो हमारा अनुमान है कि इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो नॉट ओनली सॉफ्टन होगा, इंप्रूव होगा, और उसके ऊपर हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं। फूड बिजनेस का शेयर जो है हम लोग चाहते हैं कि 18 से 20% बाय द ईयर एंड हो जाए हमारे टोटल पोर्टफोलियो में, जो कि बिग जंप होगा कंपेयर टू 8% जो कि पिछले साल था। उसको हम ले जाना चाहते हैं 18 से 20% के ऊपर, और वो सारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। तो ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ, आई थिंक तीनों स्तर पे हम लोग को एक अच्छा साल हमारे हेड है। जी जी, एक चीज़ समझाइए। जो अभी आपने ऑयल के प्राइस के बारे में 2-3 बातें बताई कि एक तो मलेशिया की तरफ से जो भी एक्शंस हुए उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, सरकार की तरफ से कई बार ये कहा गया कि दाम कम हो रहे हैं, दाम कम हो रहे हैं। क्या मैं इसको ये इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को कम किया गया है? नहीं, एक्चुअली ये सही नहीं होगा। आपको मालूम है जैसे एडिबल ऑयल प्राइसेस को सरकार के पास तो देखिए 2-3 टूल्स होते हैं। एक तो ड्यूटी कम करना, वो उनके हक में, और उन्होंने किया भी। ऑलमोस्ट सोया और सन पे ड्यूटी घटाई उन्होंने। टीआरक्यू का किया विच वाज ड्यूटी फ्री, टोटली कर दिया। ऑलमोस्ट 2 मिलियन टन्स ऑफ ईच सन एंड सोया पे उन्होंने टीआरक्यू का कोटा अलाउ किया, टैरिफ रेट क्वांटिटी जो होता है। तो ये तो हिंदुस्तान के साइड से था। लेकिन जो इंडोनेशिया में जो बड़ा इम्पैक्ट जो पाम के ऊपर आया, उन्होंने, इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था क्योंकि वहां पे पाम ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। और उसके बाद एकदम से उनके स्टॉक्स बढ़ने लगे, जो फार्मर लेवल पे और प्रोड्यूसर लेवल पे काफी प्रेशर था उनके ऊपर। तो उन्होंने सडनली उसको रिमूव कर दिया। उससे एकदम से जो प्राइसेस थे बहुत तेजी से घटे। और दूसरे साइड में सोया और सन पे काफी, जैसे ही ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध में थोड़ा सा कम हुआ, शिपमेंट्स वहां से निकलने लगे, दूसरा इम्पैक्ट उसका हुआ। तो मेरा अनुमान है कि ये वाली चीजें तो सरकार रेगुलेट करती है, इन्फ्लुएंस भी करती है एक प्रकार से, लेकिन सरकार का कंट्रोल प्राइसेस के ऊपर एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल कर देना वो इतना आसान नहीं है। और ना कि सरकार ने किया, करा उनका देती है। जेंटल नजिंग होती रहती है, लेकिन इन जनरल कंपनीज ने ही अपने आप से किया है इसको। हाँ, लेकिन वो आपके थ्रू करा दिया उन्होंने। संजय जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो
पीक प्राइसेस थे और वहाँ से अब घटते घटते काफ़ी नीचे प्राइसेस हैं, आगे फेस्टिवल सीजन खड़ा हुआ है, तो पहले तो वो कितना घट गए मुझे ये जानना है। दूसरा, उस घटने के करस्पॉन्डेंस में डिमांड किस तरह से फ्लक्चुएट हुई है? सो डिमांड पहले क्वार्टर में देखिए कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रूरल एरियाज में मतलब पूरा इम्पैक्ट तो देश में ही था। उससे हम लोगों ने क्लियरली देखा कि शिपमेंट्स में भी थोड़ी सी घटौती हुई। नियरली बिटवीन 4 and 8% शिपमेंट्स कम आए इंडिया में। और उसके दोनों कारण थे कि थोड़ा सा डिमांड पे भी कम हुआ था क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। और उसके बाद सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, क्योंकि इंडिया का फेस्टिव सीजन का स्टार्ट आज से ही एक रक्षाबंधन के दिन से शुरू हो रहा है, अब ये चलेगा राइट टिल एंड ऑफ अक्टूबर, तो डिमांड पिकअप हो रहा है। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि डिमांड पिकअप हो रहा है और प्राइसेस जैसे कम हुए उससे डिमांड में एक अपटिक भी दिख रहा है और कंज्यूमर्स का एक उत्साह भी है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि डिमांड ना कि सिर्फ बढ़ेगा बल्कि शिपमेंट्स पे भी इंक्रीज होगा। और सरकार के जो बहुत पॉजिटिव स्टेप्स रहे, जैसे मैंने बताया था टीआरक्यू का ड्यूटी फ्री उसका जो एक इम्प्लीमेंट किया इमीडिएटली, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा ऑन द डिमांड साइड। सर मैंने आपसे पूछा कि पीक प्राइसेस मान लीजिए 200 रुपये लीटर थे और इस समय 150 रुपये लीटर, तो वो मुझे रेंज बताइए ना, कितने पीक पे थे और अभी क्या है? अच्छा, तो जैसे पीक पे थे करीब मतलब डिफरेंट रेंजेस हैं क्योंकि अलग अलग ऑयल्स का अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो जैसे पीक पे 210 रुपए तक भी गया था जैसे सनफ्लावर ऑयल का रेंज, लेकिन जैसे पाम का करीब 170-180 रुपए था। वो आप समझ लीजिए कि सारे अक्रॉस द बोर्ड करीब 35 से 50 रुपए कटौती हो गई है। तो जैसे सन का प्राइस आपको 150 से 160 के रेंज में, क्योंकि वो काफी फ्लक्चुएट करता है, हर हफ्ते चेंज होता है, तो इसीलिए मैं आपको एक रेंज के स्तर से बता रहा हूँ। और वो करीब 150 से 165 के रेंज में रहेगा। सिमिलरली सोया का भाव उसी प्रीटी मच उसी रेंज में रहेगा और पाम का भाव करीब 125 से 135 के बीच में रहेगा। और मेरे को अनुमान है कि इसमें भी आपको 5 से 10% की कटौती दिखेगी अगले करीब 1 महीने से 1.5 महीने में। ओके सर, आपकी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है ये? नहीं नहीं, फाइनेंस कॉस्ट में वो एक्चुअली हमारी फाइनेंस कॉस्ट काफी घटी है। तो हम लोगों ने क्योंकि सारे कंपनी को पूरा डेट फ्री कर दिया था और उसमें हमारा प्री रिडेम्पशन हो गया था प्रेफरेंस शेयर्स का, तो उसमें 149 करोड़ की एक प्रकार से एनपीवी का, क्योंकि इंडेस का रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, तो 149 करोड़ का इनकम ऐड हुआ, लेकिन 163 करोड़ उसमें वन टाइम कॉस्ट है जो कि उसके अगेंस्ट मैचिंग कॉस्ट ले लिया। तो अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट तो हमारा बिल्कुल करीब बहुत ही कम स्तर का हो गया है और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। तो 163 करोड़ को आप नॉक ऑफ कर दिए क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने इनकम भी ले लिया था, तो वो टोटली हट गया है उसमें से। ओके अच्छा सर, ये फूड बिजनेस तो आपका फायरिंग और सिलेंडर्स है, बड़ी ज़बरदस्त नंबर्स है इसमें और आगे आप और होपफुल हैं कि बहुत ही धांसू बिजनेस ये काम करेगा, लेकिन इसके जो इनपुट कॉस्ट है उसकी क्या स्थिति है? डिफिकल्ट है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वीट हाँ। बिजनेस, वीट प्राइसेस जो हैं बढ़े हैं दोबारा, और हाँ। सरकार ने एक्सपोर्ट बैन किया था तब थोड़े से घटे थे, तो ये थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन जैसे एडिबल ऑयल्स हैं वो कम हो रहे हैं तो फूड बिजनेस वो सपोर्टिव है। बट ओवरऑल थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी है। तो जैसे पैकिंग मटेरियल है आपका, पेट्रोलियम प्राइसेस, उसमें भी खैर अभी थोड़ा सा देख रहे हैं कि घटौती हो रही है। लेकिन ओवरऑल फूड बिजनेसेस के ऊपर ये इनपुट प्राइसेस का थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा और उसमें हमारे एफर्ट उसी डायरेक्शन में है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम किया जाए, कैसे हम लोग फार्देस्ट रीच को बिल्ड करें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत काम हो रहा है हमारा, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स, ई कॉमर्स के डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो पर्पस यही है कि मार्जिन को सस्टेन करें और मार्जिन को ग्रो करें और उसी की तरफ पूरा एफर्ट है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि दिक्कतें हैं, थोड़े हेडविंड्स भी हैं इस प्रकार के, लेकिन ओवरऑल हम लोग उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो यानी बिस्किट बनाने में केवल एडिबल ऑयल को छोड़ दें तो पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा है जी। और डीलर भी ज़्यादा कमीशन मांग रहा होगा। हाँ ऑब्वियसली उसमें जैसे बिस्किट्स का एक टिपिकल बिजनेस वो हाँ। है कि वॉल्यूम कम होता है हाँ। और इनकम का जो ट्रेड ऑफ होता है डिस्ट्रीब्यूटर का कि कितना कैपिटल लगा के कितना उसको गेन मिल रहा है। हाँ। तो देखिए वो तो एक्चुअली डे टू डे बेसिस पे ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बट अगर हम कोर, जैसे अगर आप एक हेडलाइन के एंगल से देखें कि मैक्रो फैक्टर से देखें कि ओवरऑल एफएमसीजी में जब तक ये कमोडिटी इन्फ्लेशन बना रहेगा मार्जिन्स में कुछ प्रेशर बना रहेगा। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स, जैसे मैं आपको बताऊं, जो फूड्स बिजनेस इंटीग्रेट हुआ है उसमें फॉर एग्जांपल जैसे काऊ घी है या च्यवनप्राश है या उसमें हनी है या एलोवेरा जूसेस हैं या आंवला है,
उसमें इतना इम्पैक्ट उस प्रकार का नहीं रहता, क्योंकि उसमें प्राइस इंक्रीज और मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का जो कंपोनेंट होता है वो कम होता है। तो उसमें हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि एक तरीके से मिक्स बैग है, मतलब कुछ एरियाज में हमारा इम्पैक्ट बहुत कम है और बल्कि हम बेनिफिट करते हैं, और काफी सारे एरियाज में थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। तो ब्लेंडेड बेसिस पे हम लोग को गेन मिलना चाहिए कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इस साल के अंत तक। समझने के लिए कहें तो क्रॉस सब्सिडी हो रही है, इधर का विजय उधर से बनेगा और कंसोलिडेटेड बेसिस पे बेटर रहेगा। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि आगे क्या दिक्कतें हैं और क्या चैलेंजेस, उसके बावजूद कंपनी कैसे बेटर परफॉर्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरविंद्र जी